चलिए तो आज सेट नंबर 77। तो 77 देखते हैं कि 77 में उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलो जी। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, है ना, यानी कि सूची एक को सूची दो से क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला है यहाँ पे बुआरी विलेज, ठीक है, दूसरा है कॉर्न विलेज, तीसरा है पनीर विलेज और चौथा है आपका कौन सा, कृषि विलेज। तो हाल में ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुछ गांवों की स्पेसिफिक, है ना, उन गांवों की क्या खास बात है, उसके हिसाब से उस गांव को क्या किया गया है, विलेज घोषित किया गया है। सबसे पहले वारी विलेज की बात करें तो वारी विलेज किस गांव को घोषित किया गया है या किस गांव को कहा जाता है वारी विलेज? तो वारी विलेज कहा जाता है उत्तर काशी में एक गांव पड़ता है जिसको बोलते हैं मथुली गांव। ठीक है, तो उत्तर काशी के मथुली गांव को वारी विलेज के नाम से जाना जाता है। इसको वारी विलेज का मतलब, वारी क्या होता है हमारे उत्तराखंड में, वारी किसे बोलते हैं, बहू को वारी बोला जाता है। ठीक, अब आप सोचेंगे क्या बहू तो हर गांव में होती है, तो, तो हर गांव को ही बोल दो वारी विलेज, क्या दिक्कत है ना, बहुएं तो सारे गांव में होती है ना, इसी गांव में ऐसा क्यों? तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उन महिलाओं ने क्या किया, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण दिखाया है। इन्होंने यहाँ पे खुद रोजगार पैदा किया है। यहाँ की महिलाएं जो है सबसे ज्यादा किसमें लगी, पर्यटन के क्षेत्र में। इन्होंने होम स्टे का संचालन खुद करती है। जैसे पर्यटक आगे हैं तो पर्यटकों को क्या करना है, विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ी व्यंजन है उन पहाड़ी व्यंजन को परोसना, ताकि इन्होंने क्या किया, खुद स्वरोजगार पैदा कर दिया ना, तो जो कि अपने आप में क्या बहुत बड़ी बात है। और ये काम वहां पे महिलाएं कर रही हैं। ठीक है, महिलाएं में लगभग सभी प्रकार की महिलाएं, तो इसीलिए इसको वारी विलेज या इसी को आप क्या कह सकते हैं, विमेन विलेज। ठीक है, विमेन विलेज। तो उत्तराखंड का कौन सा गांव विमेन विलेज के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरकाशी का मथुली गांव जाना जाता है। ठीक, दूसरा आपका कॉर्न विलेज। कॉर्न जानते हैं आप, कॉर्न क्या होता है? क्या होता है कॉर्न? मक्की, मक्का जिससे बोलते हैं आप। और उसी को हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, मक्की को क्या कहा जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, है मुंगरी, या और क्या कहते हैं, भुट्टा कहा जाता है। अब टिहरी का एक गांव ऐसा है और उस गांव का नाम है कौन सा गांव, सेंजी गांव। सेंजी गांव अपने यहाँ के मकई या अपने यहाँ के मक्का या अपने यहाँ के भुट्टे के लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जौनसार क्षेत्र में पड़ता है ये आपका, मसूरी के पीछे। ठीक है, यह गांव अपने स्पेसिफिक भुट्टों की खेती यानी कि मुंगरी की खेती के लिए क्या है, फेमस है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे मुंगरी उगाते हैं ना, मुंगरी उगाने के बाद जैसे मुंगरी को सुखाने के लिए रखते हैं। जैसे पुराने टाइम पे आपने घरों में देखा होगा कि जो पुरानी तिवारियां हुआ करती थी तो लोग मुंगरी सुखाने के लिए ना ऐसे वहां टांग देते थे। तो यहाँ पे ये लोग ना पूरा अपने मकान को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। जिससे क्या होता है, एक तो सजावट का काम भी कर रहे हैं, मुंगरी भी आपकी सूख रही है, सजावट का काम भी हो रहा है ना, तो सभी चीजें हो रही है। तो जो सेंजी गांव है वे अपनी मक्का उत्पादन या मुंगरी उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके अलावा मकानों की सजावट में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो कॉर्न विलेज के नाम से किसे जाना जाता है, सेंजी गांव, जो कि आपका जौनपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, मसूरी के ठीक पीछे। ठीक, चले जी। इसके अलावा देखो पनीर विलेज की बात करें तो पनीर विलेज के नाम से किसे जाना जाता है, तो पनीर विलेज के नाम से जाना जाता है रोतू की बेली। और ये रोतू की बेली जो ये गांव पड़ता है ये भी आपका कहां पड़ता है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। अब पनीर गांव का मतलब क्या है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पनीर से संबंधित चीजें होती होगी। इस गांव के लोग, यहाँ पे लोग दूध नहीं बेचते। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा गांव में अगर किसी की गाय भैंस है तो उनका प्राथमिक क्या होता है कि भाई दूध निकाला और सीधे बाजार में बेच दिया। ये लोग दूध ऐसे नहीं बेचते, ये क्या करते हैं, उस दूध का क्या निकालते हैं, पनीर निकालते हैं और फिर उस पनीर को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। यहाँ का पनीर एकदम शुद्ध और क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ का पनीर बहुत ज्यादा फेमस है। और मेन जो आपके शहर है, जैसे आपके देहरादून, मसूरी, उत्तरकाशी, जो मेन मेन आपका क्या है, शहरी इलाका है, वहां पे पनीर की क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। ठीक, तो इसीलिए इस गांव को जो है किसके नाम से जाना जाता है, पनीर विलेज के नाम से जाना जाता है, रोतो के विलेज। और यहाँ पे देखो पनीर उत्पादन का सबसे पहले जो कार्य शुरू किया था तो गांव के ही एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, कुंवर सिंह। उनका नाम क्या है, कुंवर सिंह। 1980 में कुंवर सिंह के द्वारा सबसे पहले जो है पनीर उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। कुंवर सिंह से लोग प्रभावित हुए तो धीरे धीरे और लोगों ने किया, धीरे धीरे और लोगों ने किया।
है ना। और आज ऐसे करते करते, है ना, इस गांव में जितने भी परिवार हैं वो सभी परिवार क्या करते हैं, पनीर का उत्पादन करते हैं। और इस पनीर के उत्पादन से ये रिजल्ट हुआ कि यहाँ का जो पलायन था वो पलायन क्या है, रुक गया। और अगर लोगों को पहाड़ों में ही ठीक ठाक रोजगार मिल जाता है तो फिर बाहर आने की आवश्यकता है नहीं। एक आपका रोजगार, और दूसरा आपका शिक्षा, और तीसरा स्वास्थ्य। अगर ये तीन चीजों को हम अगर पहाड़ में ठीक ठाक लेवल पे दे दें या उपलब्ध करा दें तो पहाड़ से पलायन क्या हो जाएगा, अपने आप स्वतः ही रुक जाएगा। आज यहाँ पे पलायन लगभग लगभग क्या है, ना के बराबर है, कोई पलायन नहीं करता है, क्योंकि वहीं पे क्या हो चुका है, स्वरोजगार पैदा हो चुका है। राइट, चलिए जी। तो पनीर विलेज के नाम से रोहतू की बेली, जो कि कहां पे पड़ता है, ये भी आपका टेरी गढ़वाल में है। ठीक है, सेंजी गांव भी कहां हो जाएगा, आपका टेरी गढ़वाल में हो जाएगा। मथोली गांव कहां है आपका, उत्तरकाशी हो जाएगा। और लास्ट है कृषि पर्यटन विलेज। कृषि पर्यटन विलेज की बात करें तो ध्यान रखना कि यह विलेज अपनी पारंपरिक खेती, ठीक है, के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और 2024 में इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, कृषि पर्यटन के लिए भी क्या दिया गया था, इसको पुरस्कार दिया गया था। और एक गांव कौन सा है, सूपी गांव। ठीक है, तो नैनीताल का कौन सा गांव है, सूपी गांव, जिसको 2000 कब 24 में कृषि पर्यटन विलेज क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से देख सकते हैं आप आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होना चाहिए, देखो वारी विलेज, ए का 4, ठीक है, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 2 1। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल में दवाओं की सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, जरा आप लोग बताएंगे कौन सी प्रणाली है। निस्तारण जानते हैं आप, नहीं जानते, निस्तारण क्या होता है, निस्तारण मतलब है, निस्तारण मतलब, और दवाओं को कैसे निस्तारण मतलब, ठीक है, निस्तारण का मतलब डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब जैसे मान लो कई बार क्या होती है, दवाइयां खराब हो जाती है ना, हो जाती है ना, एक्सपायरी भी तो हो जाती है दवाइयां। और दवाई अगर एक्सपायर होगी, अब क्या करें उस दवाई का, है ना, तो क्या करें, हम तो सीधे ऐसे फेंक देंगे यार। लेकिन जब आप उसको ऐसे फेंक देंगे तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा क्या है, नुकसानदायक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो दवाई है क्या, केमिकल ही तो है। और केमिकल अगर मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी की उर्वरता को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, वो मिट्टी को क्या कर देगा, दूषित कर देगा। मिट्टी दूषित होगी तो नदी दूषित होगी, नदी दूषित होगी तो पूरा एनवायरनमेंट दूषित होगा, है ना। ठीक है, तो देखो जो दवाओं के सुरक्षित निस्तारण के लिए हाल में ही सरकार के द्वारा एक नया प्रणाली जो है शुरू की गई, इसका नाम है हरित स्वास्थ्य प्रणाली। अब मान लो कोई दवाई क्या होगी, एक्सपायर होगी, है ना, या कुछ हो गया, तो इसके लिए सरकार ने जो भी दवाइयों को डिकम्पोज करने के लिए जो भी प्रणाली अपनाई जाती होगी, उसके तहत दवाइयों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, आप क्या करें, अब जैसे मान लो सिंपली आपके घर में कोई दवाई एक्सपायर होगी, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस दवाई को लेकर के जाकर एक केंद्र, ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या बना रखे, जगह जगह केंद्र बना रखे, है ना। और इन्हीं केंद्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्रग टेक बैक साइट। ठीक है, ड्रग टेक बैक साइट, बैक साइट्स, ठीक है, ये केंद्र बना रखे हैं। ठीक है, जैसे 2 4 गांवों के बीच में एक केंद्र बना दिया, ड्रग टेक, ड्रग लिखना है और बैक साइट पीछे रख देना है। ठीक है, तो ऐसे केंद्र बनाएगी, कोई दवाई अगर एक्सपायर होगी तो आपको वहां लेके जाना है, और फिर वही केंद्र उस दवाई का क्या कर देगा, क्या कर देगा, डिस्पोजल कर देगा, यानी कि उसका क्या कर देगा, निस्तारण कर देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना आपको 2025 में ही सरकार के द्वारा कुछ नीतियां लाई गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हरित नीति लिखी है ना, ठीक है, तो ऐसी कुछ नीतियां लाई गई है, जैसे 2025 में उत्तराखंड महक क्रांति, उत्तराखंड महक क्रांति नीति, उत्तराखंड महक क्रांति नीति लाई गई है 2025 में। ठीक, महक क्रांति जानते हैं किससे संबंधित होगी महक क्रांति, है ना, एरोमा सुना है आपने। ठीक है, तो जो भी एरोमेटिक वाली चीज है, यानी कि सुगंध वाली चीज है, इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए
सरकार एक नीति लेके आई है, इसी का नाम है उत्तराखंड महक क्रांति नीति हो जाएगी 2025 में। इसके अलावा 2025 में ही एक और महत्वपूर्ण नीति आती है जिसको बोलते हैं उत्तराखंड योग नीति। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड योग नीति। और योग नीति लाने वाला हमारा उत्तराखंड देश का क्या बना है? पहला राज्य बना है, राइट। तो योग नीति लेने वाला उत्तराखंड क्या बना है? पहला राज्य बना है। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, तो साथ में ये दो नीतियां भी याद रखोगे आप। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास 23वां प्रश्न। हाल में उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभयारण्य में चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस मिली है, जो पहले केवल पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में मिली थी? कौन सी है भाई? कहां पे मिला है? तो ये मिला आपको कहां पे? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में। तो हाल में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में चमगादड़ की एक क्या मिली है? नई प्रजाति मिली है। ठीक है, क्या मिली है? एक नई प्रजाति मिली है। और इस प्रजाति मिलने के बाद भारत में लगभग चमगादड़ों की 135 प्रजाति हो चुकी है। कितनी? 135 प्रजाति। यह प्रजाति अंतिम बार कहां देखी गई थी? पाकिस्तान का जो पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है वहां पे देखी गई थी। ठीक, बाकी देखो ये आपकी जो अभयारण्य है, जीव मंडल, जो जीव विहार है आपके, जैसे सबसे पहले गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? हाँ, गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना 55 में। ठीक है, 1955 ईस्वी में गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना हुई। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1972 ईस्वी में हुई, है ना। चलो जी, सोना नदी वाले ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? कब हुई? हाँ, बाकी आप लोग बताएंगे कब हुई। हाँ, अभी आपको नहीं बताऊंगा, है ना। ठीक है, कब हुई? 80, अरे बोल दिया मैंने, है ना। चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो सोना नदी वन्य जीव विहार ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे कि कब इसकी स्थापना हुई। विनोग माउंटेन क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना कब होती है? हाँ बताओ, इसकी स्थापना 1993 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1993 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्या है? वन्य जीव विहार है। और वैसे वन्य जीव विहारों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 7 है। राष्ट्रीय पार्कों की संख्या हमारे राज्य में 6 है। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है विधानसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के नीचे सचिवालय के विभिन्न कार्यों को निपटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन से अनुभाग होते हैं? संयुक्त सचिव एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो कौन कौन से विभाग होते हैं। तो इनके अंदर अगर हम बात करें तो देखो, एक होता है आपका रिपोर्टिंग अनुभाग, एक होता है आपका पुस्तकालय अनुभाग, और एक होता है आपका निवेश विभाग। इसमें जो है आपका समितियों के अनुभाग नहीं आता है। ठीक, तो यानी कि आंसर के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 3 कहीं है? 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 4, 1, 2, 4 होना चाहिए था। अच्छा, इसमें निवेश विभाग नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4। ठीक, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग अनुभाग, पुस्तकालय अनुभाग और समितियों के अनुभाग, तो ये 3 अनुभाग जो है संयुक्त सचिव के अंडर आते हैं। निवेश विभाग इसके अंदर नहीं आएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सचिवालय की बात चल रही है ना, और सचिवालय होता क्या है? क्या होता है सचिवालय? सुना है नाम? सचिवालय सुने नाम? हाँ, क्या होता है? क्या प्रसाद? हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो, सचिवालय की बात करें तो सचिवालय का काम होता है, देखो आपने जनरली जो है पूरे राज्य को चलाने का काम किसका है? सरकार का है। और सरकार में जो लोग बैठे होते हैं मुख्य रूप से मंत्री होते हैं। मंत्री तो होते हैं। अब मंत्री किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। मंत्री क्या है? एक जनप्रतिनिधि है, जनता को क्या कर रहा है? केवल लीड कर रहा है, लेकिन उसके पास किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर के एक्सपर्टीज हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए हमें क्या पड़ती है? एक वरिष्ठ अधिकारियों का क्या बनता है? एक हमें ऑफिस चाहिए भाई।
अगर मान लो मुझे कृषि से संबंधित कोई नीति बनानी है तो जरूरी थोड़ी कि मंत्री जी को उसके बारे में पता हो। कृषि से संबंधित कोई नीति बनानी हो तो उससे संबंधित जो अधिकारी होगा, क्योंकि वो अधिकारी बहुत पढ़ लिख के आ रखा है, बहुत लंबी ट्रेनिंग हुई है ना, कई सालों तक उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसने क्या किया, काम किया, तो इसलिए उसको क्या है, समझ है, नॉलेज है, जानकारी है, वो उस फील्ड का क्या एक्सपर्ट है। तो इसलिए अगर नीति बनानी है, उसके बारे में कोई भी नीति निर्माण करना है, तो उससे बेहतर और कोई नहीं बना सकता है। मंत्री का काम तो क्या है, लास्ट में साइन करना है या थोड़ा बहुत सुझाव देना है, या अधिकारी जो सुझाव देंगे उस सुझाव पे क्या करना, अमल करना, यही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का क्या होता है, एक विशुद्ध निकाय होता है उत्तराखंड सचिवालय। ठीक है, और इसका काम होता है कि सरकार को नीति निर्माण बनाने में क्या करना, सहयोग करना। ठीक है, नीति बनाने का काम तो सरकार का है, लेकिन नीति निर्माण बनाने में सरकार के साथ कौन करता है, सचिवालय करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे अब सचिवालय में देखो जो पदक्रम होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार देखो पेपरों में आ भी चुका है, तो आप सचिवालय के पदक्रम लिखेंगे जरा, है ना। देखो सचिवालय में अगर हम पदक्रम की बात करें तो सचिवालय का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, कौन होता है, सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है। देखो पूरे उत्तराखंड या किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो भारत में, प्रत्येक राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है या सबसे बड़ा प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, या दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो आईएएस अधिकारी होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव। ये किसी भी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, इससे ऊपर कोई नहीं है फिर सरकार में या उत्तराखंड सरकार में, इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं है ना। लास्ट रिपोर्ट इसी के पास आएगी बस, मुख्य सचिव। फिर मुख्य सचिव से नीचे कुछ और सचिव होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या अपर मुख्य सचिव कहा जाता है, अपर मुख्य सचिव कहा जाता है। यानी जब अपर मुख्य सचिव प्रमोट होगा तो क्या बनेगा, मुख्य सचिव बनेगा। ठीक, उसके बाद अपर मुख्य सचिव से नीचे जो पोस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सचिव, उसको बोलते हैं प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जितने जितने आप पद में ऊपर जाएंगे इतने उतने उनकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आपको अपर मुख्य सचिव पूरे उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा, है ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, है ना। मुख्य सचिव हमेशा क्या होगा, एक ही व्यक्ति होगा, राइट। चलिए जी, प्रमुख सचिव से नीचे आएंगे तो तब जाके आपका क्या आ जाएगा, एक सचिव आ जाएगा, तब जाके क्या होगा, आपका एक सचिव होगा। और ध्यान आपको ये रखना है कि प्रत्येक विभाग का क्या होता है, एक सचिव होता है, ये इसी को शासन सचिव भी कहा जाता है, प्रत्येक विभाग को, है ना। और कई बार जो प्रमुख सचिव होता है उसके बाद 2-3 डिपार्टमेंट होते हैं, 2-3 डिपार्टमेंटों का क्या है, वो लीडर है। ठीक है, ऐसे ही और ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे ये तो सबका ही हो गया ना, सुप्रीम लीडर। सचिव के बाद इससे छोटी जो पोस्ट आती है उसको बोलते हैं क्या, अपर सचिव, इसको कहा जाता है अपर सचिव। और जनरली एक आईएएस अधिकारी की जब मैं बात करूंगा, अगर एक आईएएस अधिकारी हमारे उत्तराखंड में सचिवालय में अगर उसकी तैनाती हो रही है तो वो इधर से ही जाता है, कहां से, अपर सचिव से ही जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अपर सचिव के बाद जो पद आता है जिसकी हम अभी बात कर ही रहे थे, वो कौन सा है आपका, संयुक्त सचिव। नेक्स्ट आपका कौन सा आ जाएगा, संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव या इसी को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे राज्य सरकार में अगर संयुक्त सचिव की बात करें तो सचिवों में काफी छोटा पद है कि नहीं है ना, लेकिन देखो 5-6 पद नीचे आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जब केंद्र सरकार की बात करते हैं ना, जब केंद्रीय सचिवालय की बात करते हैं तो वहां ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या होता है, बहुत बड़ा पद। यानी कि किसी भी मिनिस्ट्री का या किसी भी मिनिस्ट्री का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं सचिव, केंद्र में। जैसे गृह मंत्रालय का सचिव, विदेश मंत्रालय का सचिव, इससे ऊपर कोई नहीं है फिर विदेश मंत्रालय में। उससे एक पद नीचे होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। लेकिन स्टेट में क्या है, स्टेट में छोटी पोस्ट है, लेकिन केंद्र में जब जाओगी तो ये बहुत बड़ा पद हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। संयुक्त सचिव से नीचे आता है आपका अनुभाग सचिव। कौन सा आता है, अनुभाग सचिव, यानी एक सेक्शन का जो क्या होता है, लीड करता है, अनुभाग सचिव। अनुभाग सचिव के बाद देखो सचिव वाली चीजें खत्म होगी, उसके बाद आपके छोटे अधिकारी आते हैं, जैसे आपका कौन, समीक्षा अधिकारी। इसके बाद आ जाएगा आपका समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी हो जाएगा। और समीक्षा अधिकारी से बात क्या आ जाएगा आपका, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, सहायक
समीक्षा अधिकारी। ठीक है, इसको देखो आरओ बोलते हैं और इसको एआरओ बोलते हैं ना। आपने कई बार देखा होगा ना, सचिवालय में आरओ एआरओ की पोस्ट आती है ना। ठीक है, वो यही है। ठीक, अगर मान लो आप पीसीएस पुसीएस बन गए तो सीधे आपकी पोस्टिंग इधर से ही हो जाएगी, संयुक्त सचिव या यहां से होगी। ठीक, अगर आईएएस बन गए तो सीधे अपर सचिव से तैनाती होगी, अगर सचिवालय में जाते हैं तो। राइट, तो ये पदक्रम ध्यान रखना है, पदक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके नीचे आपके क्लर्क है ना, वरिष्ठ क्लर्क, जूनियर क्लर्क है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी है वो इसके नीचे आपके क्या आ जाएंगे, पोस्टें आ जाएंगी। तो ये सचिवालय से संबंधित पदक्रम है, आजकल पदक्रम से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। ठीक है, पहला देखो, पहला कथन देखो, राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित होता है 1 नवंबर 2011। क्या ये बात सही है? बताओ, क्या 1 नवंबर 2011 को ही पारित हुआ था लोकायुक्त विधेयक? बिल्कुल हुआ था। उस टाइम पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे कौन? भुवन चंद्र खंडूड़ी। और ध्यान रखना, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला, ठीक है, उत्तराखंड पहला स्टेट बना था पूरे देश में। लोकायुक्त विधेयक देखो, उस टाइम पे बड़ा आंदोलन भी चला था 2011-12 के। कौन सा? कौन था? अन्ना हजारे वाला आंदोलन। ठीक है, चलिए जी। तो राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 1 नवंबर 2011 में, कभी कभी सीएम भी पूछ लेता तो कौन हो जाएगा? बीसी खंडूड़ी हो जाएगा, बीसी खंडूड़ी। राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन अप्रैल 2001 में, है ना। देखो जनरली हमारे पास जो व्यवस्था है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते, हाई कोर्ट होते, केवल अगर हम डिपेंडेंसी इन्हीं पे रखें तो एक केस को सॉल्व होने में बहुत लंबा समय लग जाता है ना। तो इसीलिए सरकार ने सोचा ऐसा करते हैं कि भाई हम और कोर्ट बना लेते हैं, ताकि जो छोटे छोटे मामले हैं उनको फटाफट त्वरित रूप से क्या करने, उनका समाधान हो जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट पे क्या ना पड़े, दबाव ना पड़े। ठीक, तो इसीलिए सरकार के द्वारा अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। कितने बनाए गए? 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, एक साथ बनाए गए थे। ठीक है, तो राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन जो है अप्रैल 2001 में होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है और पहली वाली बात भी बिल्कुल सही थी। उत्तराखंड का प्रथम वाणिज्यिक कोर्ट कहां पे बनाया गया? देहरादून में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पहला वाणिज्यिक कोर्ट देहरादून में बनाया गया, और वहीं दूसरा वाणिज्यिक कोर्ट कहां पे बनाया गया? तो ये बनाया गया था हल्द्वानी में। दूसरा कहां पे बनाया गया? हल्द्वानी में। तो यानी कि तीसरी वाली बात भी बिल्कुल सही है। अब चौथी बात पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब 3 सही हो गए तो यही आंसर होना चाहिए, है ना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? राजीव रावत थे? नहीं, कौन थे? जीसीएम रावत। ये थे आपके जीसीएम रावत जी हो जाएगी, जीसीएम रावत हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप क्या रखोगे, इसमें ध्यान रखोगे। तो यहाँ के डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि देखो कोर्ट की बात चल रही है, तो ध्यान रखना 2021 में, ठीक है, अगस्त 2021 में, कब? अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में, ठीक है, सरकार के द्वारा देखो एक कोर्ट का एक नया सिस्टम चलाया गया, उसी को बोलते हैं क्या? मोबाइल कोर्ट। क्या कहा जाता है? मोबाइल कोर्ट कहा जाता है। अब मोबाइल कोर्ट क्या हुआ कि देखो एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे राज्य में, क्या है कि हमारा राज्य, समस्या भी नहीं बोलेंगे लेकिन संचार की सुविधा के हिसाब से, परिवहन की सुविधा के हिसाब से एक टफ ज्योग्राफी यहाँ पे है कि नहीं है। तो कई बार लोग ना कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं, हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं पहुंच पाते। ठीक है, दूर दराज के जो एरिया है उनको क्या होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार रोड टूटी होती है, बरसात का टाइम में बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि एक काम करते हैं भाई, दूर दराज वाले जो इलाके हैं ना, ठीक है, हम कोर्ट वहीं लेके जाएंगे। अब कोर्ट वहीं लेके जाने का मतलब है जैसे एक वैन बना दिया, वैन के अंदर पूरा सिस्टम होगा, कोर्ट से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो उसी के अंदर होगी, है ना। पूरी चीजें लाइव चलेगी, हर चीज चलेगी, उसमें प्रिंटर वगैरह सब कुछ जो भी चाहिए होगा वो वहीं उपलब्ध कराया जाएगा। उस वैन को उस गांव में लेके चले गए, मामला अगर मान लो हाई कोर्ट में चल रहा है, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो जो व्यक्ति जिसको कोर्ट में क्या होना था, उपस्थित होना था, वो वहीं से क्या कर सकता है, अपनी उपस्थिति प्रेजेंट करवा सकता है ना। उससे उसको दिक्कत भी नहीं है और काम का काम भी बन गया। ठीक है, तो अगस्त 2021 में सरकार के द्वारा मोबाइल कोर्ट क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये कब किया गया? 2021 में किया गया है। चलो जी, इसके अलावा ध्यान रखना, मोबाइल कोर्ट शुरू करने वाला हमारा उत्तराखंड जो है देश में क्या बना है? पहला राज्य बना है। ये देश का पहला राज्य बना है, देश का फर्स्ट
हालांकि लेकिन एक चीज याद रखना कि इसको सबसे पहले शुरुआत वैसे तेलंगाना ने किया था, लेकिन तेलंगाना ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया था। पायलट प्रोजेक्ट जानते हैं? अभी केवल देखेंगे एक बार ना, तब शुरू करेंगे। कभी बार आपने देखा होगा इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर का मतलब है कि पहले इसको देख लेते हैं और शुरुआत तब कर लेंगे, है ना। पहले देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, क्या जो योजना हम लाने चाह रहे क्या वो काम कर पा रही है नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सबसे पहले वैसे किसने किया था? तेलंगाना ने किया था, लेकिन प्रॉपर रूप से शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनता है। अगला प्रश्न आ जाओ। प्रश्न संख्या 26, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम सभा का नाम हो, कुछ भी हो, तो हमेशा किसके द्वारा ध्यान रखना? राज्य सरकार के द्वारा याद रखना है आपको। ठीक है, किसी ग्राम सभा का नाम चेंज करना है, कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब बात यहाँ पे पंचायतों की चल रही है, तो हमारे राज्य में पंचायतों की कौन सी व्यवस्था लागू है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि गांवों की क्या होगी? अपनी सरकार होगी, लेकिन वो 3 स्तर पे होगी। ठीक है, सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा है? ग्राम पंचायत। सबसे छोटी जो सरकार होगी वो कौन सी होगी? ग्राम पंचायत होगी, है ना। 2-3 गांवों की अपनी सरकार होगी जब तक जनसंख्या 500 नहीं हो जाती है। दूसरा, कई गांवों को मिला करके, या आप कह सकते हैं एक ब्लॉक में, है ना, अलग अलग क्षेत्र पंचायतें बनाई जाती है। तो कई ब्लॉक, कई गांवों को मिला करके क्या बनती है? आपकी क्षेत्र पंचायत बनती है। वहीं हम जिला स्तर पे बात करें तो क्या हो जाएगी? आपका जिला पंचायत हो जाएगा। तो पंचायत की ये त्रिव्यवस्था यहाँ पे क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत की बात करें तो देखो, ग्राम पंचायत में सबसे पहले ध्यान ये रखना आपको कि किसी भी गांव को अगर हमें ग्राम पंचायत घोषित करना है, तो ग्राम पंचायत को घोषित करने के लिए पहाड़ों में जनसंख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। और शहरों में मिनिमम, शहरों में नहीं, शहर में कैसे गांव हो जाएगा, है ना। शहर के अंदर गांव, शहर नहीं, उसको मैदान बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो मैदान के अंदर अगर गांव है तो उसमें मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000 होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा देखो, बात करें हम सदस्यों की बात करें तो ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो एक ग्राम पंचायत में 7 से लेकर के 15 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, वहीं क्षेत्र पंचायत में बात करें तो क्षेत्र पंचायत में आपके 20 से लेकर के 40 हो सकते हैं। और जिला पंचायत में ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि जिला देखो, कोई जिला बड़ा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, वो तो डिपेंड करता है ना जिला कितना है। तो ध्यान रखना, सदस्यों की संख्या ग्राम पंचायत में 7 से 15, क्षेत्र पंचायत में 20 से 40 होती है। और यहाँ ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। सदस्यों की जब बात करेंगे तो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो हमेशा किस रीति से होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? वो हमेशा डायरेक्ट होगा। किसी भी सरकार के कोई भी सदस्य होते हैं, हमेशा ध्यान रखना उनका चुनाव हमेशा क्या होता है? डायरेक्ट ही होता है। तो चाहे आपके ग्राम पंचायत के सदस्य हो, चाहे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, इनका चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष रीति से होता है। वहीं अगर देखो इनका क्या होता है, देखो प्रत्येक सरकार का एक अध्यक्ष होता है ना, जो लीड करता है उस सरकार को। तो देखो, अध्यक्ष की बात करें तो ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रधान बोलते हैं। और प्रधान का चुनाव कैसे होता है? प्रधान का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब है कि जब आप वोट देने जाएंगे तो वहां पे प्रधान वाला बटन भी होगा, उस बटन को भी दबा के आएंगे आप। ये होता है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, उसके बाद अगर क्षेत्र पंचायत में बात करें तो क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्षेत्र पंचायत, उसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। क्या बोला जाता है उसको? ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, चलो जी। इसका चुनाव कैसे होता है? इसका चुनाव होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष नहीं होता है। यानी जब आप वोट देने जाओगे तो आपको इसका वाला बटन नहीं मिलेगा वहां। ठीक है, तो इसका वाला बटन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका चुनाव हम नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना। इसका चुनाव कौन करेंगे? कि आपके एक ब्लॉक के अंदर जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं, वही अपने में से किसी एक सदस्य को क्या बना देंगे? ब्लॉक प्रमुख बना देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, बात करें तो जिला पंचायत जो सदस्य होता है ना, ये जिला पंचायत, यहाँ का अध्यक्ष कौन होगा? तो सिंपल होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा। और इसका चुनाव कैसा होता है? इसका चुनाव भी इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या?
कि जब वोट देने जाओगे तो इसका बटन भी नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो ये नहीं कि वहां ढूंढ रहे हैं ना। हाँ ठीक, तो ध्यान रखना, आपने अपने क्षेत्र के जो भी जिला पंचायत सदस्य चुन के भेजे हैं, यही अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत है। चलो जी, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा एक और चीज याद रख लेना आप, कि हर सरकार के अपने क्या होते हैं, सचिव होते हैं ना, जो प्रॉपर क्या करते हैं, समन्वय का काम करते हैं। ठीक, सचिव की बात करें तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसको क्या बोलते हैं, बीपीडीओ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बीपीडीओ कहते हैं, है ना, जो कि आप बहुत जल्दी बनने वाले हैं, है ना। हाँ, अगर ठीक से पढ़ोगे तो देखो बीपीडीओ कितना बड़ा मौका है, आपके पास एक अधिकारी वाली फीलिंग है ना, ग्रुप सी लेवल में एक अधिकारी वाली फीलिंग है, बीपीडीओ, वीडियो, इसके अलावा आपका क्या, पटवारी, लेखपाल, ये कुछ ऐसे पद हैं कि भाई आपको एक पेपर में ही सीधे अधिकारी बना रहे है ना। भले सैलरी की ज्यादा उम्मीद मत करना, है ना, सैलरी तो वही मिलेगी ग्रुप सी टाइप की, 40-50 हजार। सोच रहे 40-50, 10 भी दे दे तो, है ना। है ना? नाम के लिए सरकारी होनी चाहिए, नहीं है। हाँ, बाकी तो देखो हम जेब भर ही लेंगे ना, बाकी तो सारी पोस्ट क्या है, पब्लिक डीलिंग वाली है, और जहां पब्लिक डीलिंग वाली होती है वहां पता ही है, लेकिन करना नहीं है ना। एक शिक्षित होने के नाते भ्रष्टाचार हमें रोकना है, चाहे कुछ हो जाए, और हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकने वाला ना। ठीक है, पहले वालों ने जिसने किया किया, छोड़ो उनको, लेकिन ये अब नई पीढ़ी है ना, तो केवल अपना ही ध्यान नहीं रखना, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने जनपद का, अपने देश का भी तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जी, तो बीपीडीओ हो गया। इसके अलावा देखो, एक क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन, देखो क्षेत्र पंचायत बहुत बड़ी है, तो अब यहाँ छोटा अधिकारी, यहाँ बड़ा अधिकारी चाहिए, अब कौन सा, बीडीओ। देखो एक होता है वीडियो, और एक होता है ये बी, ब्लॉक, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक बीसीएस अधिकारी होता है। ठीक है, और वीडियो जो है वो इसी के अंडर काम करता है। ठीक है, लगभग वीडियो और जो ये वीडियो होता है ना, यहाँ ये वाला वीडियो, इन दोनों का काम लगभग लगभग एक जैसा है। ठीक है, दोनों का पोस्ट भी इक्वल है, बस अंतर इतना है कि बीपीडीओ पंचायत राज विभाग का अधिकारी हो जाएगा, और वीडियो विकास विभाग का अधिकारी हो जाएगा। इसका काम भी है गांव में विकास कार्य को देखना, और इसका काम भी वही है, ज्यादा अंतर कुछ नहीं है दोनों में। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जो बीपीडीओ होता है वो राज्य सरकार की जो योजनाएं होती है ना, उनको लागू करवाने का काम इसका होता है। वीडियो जो होता है वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती है ना, वो ये वाला करवाता है। कौन सा, वीडियो वाला, क्योंकि ब्लॉक से संबंधित है ये अधिकारी। उसके अलावा जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो जिला पंचायत का जो सचिव होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीडीओ। सीडीओ मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि मुख्य विकास अधिकारी, और जनरली ये एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। और अगर सीडीओ नहीं है तो फिर यहाँ पे डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात क्लियर है, बताओ, या तो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखना, देखो जो हमारी क्षेत्र पंचायत होती है और जो हमारी जिला पंचायत होती है, ये कुछ समितियों के माध्यम से, ठीक है, अपने यहाँ पे क्या करती है, विकास कार्य करती है, या अपने क्षेत्र का हालचाल रखती है। और ऐसी जो कुल समितियां हैं, ये समितियां कितनी है, 6 समितियां, 6 समितियां। तो जो क्षेत्र पंचायत हो चाहे आपकी जिला पंचायत हो, ये इन 6 समितियों के माध्यम से क्या करती है, कार्य करती है। अब ये 6 समितियां कौन कौन सी है, तो एक लिखना आप, निर्माण समिति, निर्माण समिति हो जाएगा। ठीक है, दूसरी समिति है नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति। ठीक है, तीसरी है आपकी कौन सी, शिक्षा समिति। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के बाद है आपका जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति हो जाएगा। और इसके अलावा जल प्रबंधन समिति के अलावा जैव प्रबंधन समिति। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, जैव प्रबंधन समिति हो जाएगा। ठीक है, या जैव विविधता बोल सकते हैं आप, जैव विविधता। ठीक है, चलो जी, तो ये आपकी कितनी समितियां हैं, अरे नहीं, जल एवं, ये 1 2 3 4 5 जल एवं प्रबंधन, और ये लगभग दोनों एक साथ आ जाएंगे। और एक आपकी कौन सी होती है, प्रशासनिक समिति। कौन सी होती है, प्रशासनिक समिति होती है। तो ये 6 समितियां,
ठीक है, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये 6 समितियों के माध्यम से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो है क्या करती है, धरातल पे कार्य करती है। और पंचायत सीधे सीधे करती है, इनको समितियों की कहाँ जरूरत, क्योंकि इतने बड़े ये संगठन है नहीं। ग्राम पंचायत छोटी होती है, ये कहाँ समितियों के माध्यम से काम करेगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 27वां प्रश्न। युद्ध गीत नृत्य शैली प्रकार के नृत्य निम्नलिखित में से हैं, कौन कौन से हैं? क्या सरो नृत्य युद्ध शैली का है? बिल्कुल है। कहां पे होता है सरो नृत्य? कहां पे होता है? टिहरी उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में। पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य क्या युद्ध शैली का नृत्य है? हाँ है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, पौड़ा नृत्य भी युद्ध शैली का नृत्य है। जनरली हमारे उत्तराखंड में भोटिया जनजाति के द्वारा मेहमानों के स्वागत में क्या किया जाता है? पौड़ा नृत्य किया जाता है। तो इसीलिए तो पौड़ा कहते हैं ना, क्योंकि बारातियों के जो मेहमान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पौड़ा कहते हैं। तो उन्हीं के स्वागत में ये नृत्य होता है, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या दिया गया है? पौड़ा नृत्य दिया गया है। ठीक है, तो ये भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखो, ये आपका उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल वाला क्षेत्र हो जाएगा। छोलिया नृत्य कहां पे होता है? तो ये आपका कुमाऊं क्षेत्र में होता है, और ये भी क्या है? आपका युद्ध शैली का नृत्य है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? उपयुक्त डी, उपयुक्त डी नहीं मतलब उपयुक्त सभी, अर्थात डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, बाकी नृत्यों के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुमिलित नहीं है? देखो, मोछंग क्या फूक वाद्य यंत्र है? हाँ, मोछंग फूक वाद्य यंत्र है, या इसी को क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। तुरही व रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र, ये भी सही है। हुड़की घन वाद्य यंत्र, क्या हुड़की घन वाद्य यंत्र है? हुड़की या हुड़का? नहीं है। घन वाद्य यंत्र नहीं, तो कैसा वाद्य यंत्र है? कैसा वाद्य यंत्र है फिर? चर्म वाद्य यंत्र है ना। कैसा वाद्य यंत्र है? चर्म वाद्य यंत्र। ठीक है, हुड़किया कब बजाया जाता? हुड़का स्पेशली हाँ भोटिया जनजाति के द्वारा, जो कुमाऊं की भोटिया जनजाति या पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र है, वहां पे हुड़किया बोल जब नृत्य या गीत किया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे जो है आपका हुड़का या हुड़की बजाया जाता है ना। कुमाऊं का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसको जनरली एक हाथ से बजाया जाता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ी जाती है। ठीक है, चलो जी। बाकी दमाओं की बात करें, क्या दमाओं चर्म वाद्य यंत्र है? दमाओं चर्म वाद्य यंत्र, ढोल के साथ बजाए जाने वाला आवश्यक वाद्य यंत्र, उसको क्या बोलते हैं? दमाओं कहते हैं। तो बिल्कुल दमाओं वाला ठीक है, यानी कि सी वाला इस क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा बताओ, देखो दमाओं के साथ कौन बजाया जाता है? नहीं, ढोल के साथ दमाओं बजाया जाता है। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया कब? 2015 में। कौन सी समिति? भंडारी समिति, आप भूलना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो वाद्य यंत्र में ही बात करें तो ऋग्वेद में बताओ, ऋग्वेद में कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? ऋग्वेद में किन वाद्य यंत्रों का हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? कौन सा? अच्छा, दुदुम्बी, बाण, या इसी को क्या बोलते हैं? बांसुरी और वीणा। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। दुदुम्बी, बाण और वीणा वाद्य यंत्रों का क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाकी देखो वाद्य यंत्र में लव हर बारी करा रहा हूं, तो इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा अभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो आजकल पिछले 1-2 साल में उत्तराखंड में कई बेहतरीन फिल्में आई हैं, और अगर आपको समय मिले, हाँ समय मिलेगा, वैसे तो समय ही समय है आप लोगों के पास, है ना? ठीक है, हाँ, पर फिर भी ठीक है, किसी टाइम शॉर्ट्स है ना, रील्स से थोड़ा हट करके मूवी देख लेना, है ना। 1-1, 2-2 घंटे की होती है। ठीक है, कुछ देखने को, कुछ समझने को यहाँ पे मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे एक मूवी है मीठी माँ को आशीर्वाद, महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति सहित खान पान को बढ़ावा देने पे आधारित फिल्म है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ना। चलो जी, तो पहला पॉइंट सही हुआ। हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म केदारनाथ आपदा पर बनी है, जो आईटीबीपी जवानों द्वारा बचाव कार्य पर आधारित है। क्या ये बात सही है? ये भी सही है। आईटीबीपी जवानों को हिमवीर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हिमवीर आईटीबीपी जवानों को? क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्यों कहा जाता है आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर? क्योंकि
पूरा जो चाइना बॉर्डर की सिक्योरिटी करने का काम किसका है, आईटीबीपी का है। और चाइना बॉर्डर अगर आप देखोगे तो पूरा आपका बर्फ वाला इलाका है कि नहीं है ना। यानी कि इनकी लगभग हमेशा ड्यूटी बर्फ वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हिमवीर कहा जाता है। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करती है, तो तीसरा वाला भी आपका सही है। तो इसका मतलब कथन 1 2 3 आपके तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात, ठीक है। इसके अलावा 1-2 साल में ही कुछ और बेहतरीन फिल्में आई हैं, जैसे एक फिल्म है पातालती। कौन सी फिल्म है, पातालती। बताओ पातालती जो फिल्म है, यह फिल्म किससे संबंधित है, कई बार बता चुका हूं वैसे में, पर फिर एक बार दोबारा बता रहा हूं। पातालती ये भोटिया जनजाति के एक किशोर पे आधारित क्या है, फिल्म है, ठीक है। भोटिया जनजाति के एक किशोर पे आधारित फिल्म है। फिल्म इसलिए भी ज्यादा चर्चाओं में रही क्योंकि एक फेस्टिवल हुआ कहां पर, आपका साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया जानते हैं आप, है ना। कौन से महाद्वीप का देश है साउथ कोरिया, मतलब क्या, कौन से कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप का देश है, एशिया का है ना, ठीक है। इधर इस तरफ पड़ता है आपका, कहा गया, इस तरफ आपका साउथ कोरिया, ठीक है। इस तरफ ये रहा यहाँ पे साउथ कोरिया, ठीक। चलो जी, तो देखो वहां पे एक फिल्म फेस्टिवल हुआ और उस फिल्म फेस्टिवल का नाम था इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जो कि बुसान शहर में आयोजित किया गया था। बुसान शहर में इसको जो है क्या किया गया था, प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया वहां पे, इसलिए चर्चाओं में ज्यादा थी। इसके अलावा दूसरी फिल्म की बात करें तो कन्नू, फिल्म कन्नू, एक फिल्म है, कौन सी, फिल्म कन्नू। और कन्नू जो फिल्म है वो किससे संबंधित है, तो ये आपके बाल श्रम और शिक्षा पे आधारित फिल्म थी। बाल श्रम व शिक्षा पे आधारित फिल्म थी। बाल श्रम व शिक्षा पे आधारित क्या थी, यह फिल्म थी। फिल्म का चर्चाओं में रहने का एक और कारण था क्या, कि इस फिल्म को एक बेस्ट अवार्ड दिया गया, कहां पे, क्राउन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, जो कि बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। क्राउन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बांग्लादेश में इसको बेस्ट फिल्म का क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। इसके अलावा एक और गांव नहीं, एक और फिल्म, और ये फिल्म थी कौन सी, एक था गांव। अब ये बताओ ये फिल्म किस पे संबंधित है, एक था गांव, है ना। कौन सी, किस पे आधारित है, पलायन पे आधारित। जैसे हमारे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में कई सारे गांव ऐसे हैं जो पलायन की वजह से पूरी तरीके से क्या हो चुके, खाली हो चुके। और जब वहां इंसान ही नहीं है तो कौन होगा वहां, भूत ही तो होगा। क्या संशय हो रहा है इसमें, कौन घूमेगा, जब इंसान है ही नहीं तो भूत ही होगा। तो इसलिए इन गांवों को क्या बोलते हैं, भूत गांव बोलते हैं। और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, घोस्ट विलेज। क्या कहा जाता है, घोस्ट विलेज कहा जाता है, घोस्ट विलेज। क्या बढ़िया लिखा है ना, घोस्ट हिंदी में, विलेज इंग्लिश में लिख दिया है ना, घोस्ट विलेज, ठीक है। तो एक था गांव जो है, ये घोस्ट विलेज पे आधारित फिल्म है, जो कि पलायन से क्या हो चुके हैं, खाली हो चुके गांव है। अब ये फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म को एक अवार्ड दिया गया, और ये कौन सा अवार्ड दिया गया इसको, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। फिर इसके अलावा एक और फिल्म लिखेंगे आप, कारा एक प्रथा। कारा एक प्रथा, और कारा जो एक प्रथा है, यह जो फिल्म थी, यह घरेलू हिंसा व सामाजिक प्रथा पे आधारित फिल्म थी। सामाजिक प्रथा पे आधारित क्या है, यह फिल्म है, ठीक है। कारा एक प्रथा घरेलू हिंसा व सामाजिक प्रथा पे क्या है, आधारित एक फिल्म है। और ध्यान रखना इसको, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में इसको क्या मिलता है, बेस्ट स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड। स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड मिलता है इसको, मेंशन अवार्ड मिलता है, ठीक है। किसमें, दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल में, ठीक। तो देखो ये फिल्म आप क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके अलावा वैसे हमारे राज्य में एक और फिल्म है, सुबेरो घाम। सुबेरो घाम
जो कि आज नहीं लगा हुआ है ना। हाँ लगा है आज बाहर। आज तो कोहरा छारक है, भयंकर ठंड हो रही है ना। पर सुबेरो घाम का मतलब क्या होता है? सुबेरो घाम मतलब है सुबह सुबह जो धूप आती है, ठीक है। और सुबेरो घाम जो फिल्म है ये किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? हाँ ये इस पे आधारित है कि जैसे रोजगार की तलाश में युवा जो है बाहर शहरों की ओर क्या करते हैं, रुख करते हैं। और जब शहरों की ओर रुख करते हैं तो कई बार जो युवा होते हैं ये नशे की लत में लग जाते हैं, और उसके बाद देखो अपना जीवन क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है चलो जी, तो ये उस पे आधारित है। ठीक, सुबेरो घाम हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, रोजगार पे आधारित फिल्म हो जाएगी। ठीक है, पूरा लिखना है तो रोजगार पे आधारित जो युवा बाहर की ओर रुख कर चुके हैं, ठीक है, नशे से लत उस युवा की जिंदगी दिखाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, सुबेरो घाम। ठीक, तो ये कुछ फिल्में हैं। इसके अलावा जैसे जौनसार फिल्म की एकमात्र एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसका नाम क्या था, चालदा जात्रा। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है, किस लिए होता है? तो उत्तराखंड में भकार का जो उपयोग होता है वो अनाज संग्रह के लिए होता है। चलो अगला प्रश्न, मध्य हिमालय में पांडुकेश्वर का योग ध्यान मंदिर किस शैली का एकमात्र उदाहरण है? किस शैली का एकमात्र उदाहरण है, बताओ। ठीक है, एक ही उदाहरण है, इसके अलावा नहीं हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसा, बताओ कौन सा है? अच्छा रेखा शिखर। अरे रेखा शिखर शैली के तो बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे हमारे उत्तराखंड में। यामुन प्रसाद के भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, मिश्रक शैली के भी मिलते रहते हैं, है ना। वलय प्रसाद शैली एकमात्र ऐसी शैली है जो केवल इसी मंदिर में देखने को मिलती है। और वलय प्रसाद शैली जो कैटेगराइजेशन किया है, अभी हमने मंदिर वाला टॉपिक किया ना कुछ दिन पहले, उसी में हमने देखा था कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के अनुसार 5 है ना, तो ये वलय वाला उन्होंने ऐड कर रखा है। ठीक है चलो अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है? हाँ बताओ किसे कहा, देखो कितनी बार कर लिया फिर भी देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा ना। हाँ यही होता है उत्तराखंड में। ठीक है चलो जी, तो उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा कहा जाता है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है, उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। ठीक, चलो जी खतलिंग रुद्रा देवी। और खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा की बात करें तो ये जनरली जो है आपके कब आयोजित की जाती है? सितंबर माह में आयोजित की जाती है। कब की जाती है? सितंबर माह में आयोजित की जाती है। और यह यात्रा आपकी घुत्तू से शुरू होती है और कहां तक होती है? भृगु गंगा के उद्गम स्थल तक। भृगु गंगा के उद्गम स्थल तक, उद्गम स्थल तक यह यात्रा होती है। और इसी यात्रा को उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। वहीं वारुणी पंचकोसी यात्रा की बात करें तो यह यात्रा जो है वारुणी और किसकी, भगीरथी के संगम, भगीरथी के संगम से शुरू होकर के कहां की ओर चलती है? वरुणावत पर्वत की ओर चलती है। वरुणावत पर्वत की ओर यह यात्रा चलती है। और कहां पे होगी ये? उत्तरकाशी में। ठीक है, कहां पे होती है? उत्तरकाशी में होती है। और यह यात्रा जो है लगभग कितने किलोमीटर की है? 15 किलोमीटर की यात्रा आपकी कब आयोजित की जाती है? तो चैत माह में यह यात्रा आयोजित की जाती है। वहीं सहस्त्रताल महासर यात्रा की बात करें तो यह यात्रा आपकी कहां पे हो जाएगी? उत्तरकाशी टिहरी दोनों जगह, है ना। ठीक है, यह मेन आपका टिहरी गढ़वाल और थोड़ा थोड़ा कोई स्थान क्या आता है आपका उत्तरकाशी का भी आ जाता है। तो ये आपका उत्तरकाशी एंड आपका क्या हो जाएगा? टिहरी गढ़वाल हो जाएगा। सहस्त्रताल महासर यात्रा की बात करें तो यह यात्रा आपकी बूढ़ा केदार से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? बूढ़ा केदार से शुरू होती है और कहां जाती है? सहस्त्रताल जाती है। ठीक, इसके अलावा देखो देवरा यात्रा की बात करें तो देवरा यात्रा कहां होती है आपकी? ये पिथौरागढ़ जनपद में होती है। इसमें होता क्या है कि जो आपके यात्री होते हैं लगभग 1-1.5 साल तक पिथौरागढ़ के विभिन्न गांवों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो भी आपके मंदिर है, धार्मिक क्षेत्र है, वहां पे क्या होती है? 1-1.5 साल तक उनकी क्या होती है? यात्रा होती है। इसी को देवरा यात्रा कहते हैं। और ध्यान रखना इस यात्रा में जो ध्यानियां होती है, क्या होती है? ध्यानियां होती है। ध्यानियां, ध्यानियां मतलब मायके की तरफ से जो विवाहित महिला है उसको ध्यानी बोलते हैं। तो ध्यानी के द्वारा जो है जो यात्रीगण होते हैं तो ध्यानी इनको क्या खिलाती है? क्या खिलाती है? भातु खिलाती है। क्या खिलाती है? भातु खिलाती है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखोगे।
इसके अलावा देखो यात्राओं में बात करें तो एक और यात्रा होती है, उसको बोलते क्या, पवाली काठा और केदार यात्रा, वही बोलते ना, पवाली काठा केदार यात्रा। और जो पवाली काठा केदार यात्रा होती है तो ये कहाँ होती है, हाँ केवल टिहरी में ही होगी। अच्छा उत्तरकाशी में, अच्छा हाँ केदारनाथ कहाँ है, उत्तरकाशी में है, हाँ ठीक है। तो पवाली काठा केदार तो ये आपका टिहरी गढ़वाल और प्लस आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। यह यात्रा जो है लगभग आपकी कितने किलोमीटर की है, 29 किलोमीटर की यात्रा है। यात्रा आपकी माट्या बुग्याल, पवाली काठा, उसके बाद त्रिजुगी नारायण और फिर लास्ट में कहाँ पहुंचती है आपकी, केदारनाथ पहुंचती है। ठीक है चलो, तो ये यात्राएं याद रखो। इसके अलावा यात्रा में देखा था हमने अस्कोट अराकोट यात्रा, है ना, हर 10 वर्ष में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखना है। अस्कोट का है हमारा पिथौरागढ़ में और अराकोट का है हमारा उत्तरकाशी में। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के गांवों के, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की ज्योग्राफी, हर चीज को समझने के लिए इस यात्रा को क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। बाकी नंदा राजात यात्रा है, कैलाश यात्रा है ना, ठीक है, चार धाम यात्रा है, ठीक है, तो कई बार हो चुकी है। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से गजेंद्र बहादुर ने जौल जीबी मेले की शुरुआत कब करी थी, 1914 में की थी, है ना। चलो जी, और जौल जीबी मेले की बात करें तो किन नदियों के संगम पे लगता है, काली नदी और गोरी नदी के संगम पे लगता है। ठीक, चलो कहां पे लगता है, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न आ जाओ। और गौचर मेला कब शुरू हुआ था, है 1943 में, तो ये भी याद रखोगे आप साथ में। अगला प्रश्न देखो, और ये प्रश्न हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, लोक कला से संबंधित हो जाएगा। ज्योति मातृका चित्र में विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। यह चित्र दीपावली, दशहरा, नवरात्रि आदि मांगलिक अवसरों पे बनाए जाते हैं। क्या बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकीर्ण चित्र में अंगुलियों एवं ब्रश से दरवाजों, चौराहों एवं कागज आदि पर रंगीन चित्र बनाए जाते हैं, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल ठीक है। थापा चित्र में चावल पीसकर रंगों को मांगलिक अवसर पे किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब सब सही है तो गलत तो कोई है ही नहीं, क्या बताना है, गलत बताना था, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात ठीक है। चलो जी, बाकी चित्रों में बात करें तो और भी कई सारे हमारे राज्य में क्या बनाए जाते हैं, विभिन्न अवसरों पे चित्र बनाए जाते हैं। जैसे क्या कहा था मैंने, सबसे प्रमुख जो लोक कला है वो क्या है, एपण है कि नहीं, है ना। और एपण को भी हमने दो भागों में बांटा था। एक तो वो जिनको हम जमीन पे, है ना, बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रंगोली बोलते हैं जनरली। और अगर एपण को ही दीवारों पे बनाया जाए उसको क्या बोलते हैं, थापा कहते हैं ना। ठीक है चलो, बाकी देखो हमारे राज्य में एक लड़की ऐसी है जिसको एपण गर्ल के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है। कौन सी है वो लड़की, मीनाक्षी। हाँ मीनाक्षी क्या खाती, मीनाक्षी है, मीनाक्षी क्या खाती, तो मीनाक्षी केवल खाती है, कुछ नहीं खाती, है ना, मीनाक्षी खाती है, उसका नाम क्या है, मीनाक्षी खाती है। तो इनको एपण गर्ल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं और चित्रों की बात करें तो बताओ, आरती की थाली पर कौन सी चित्र बनता है, आरती की थाली पर, आरती की थाली पे जो चित्र बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेली, सहेली मत लिखना, है ना, क्या कहा जाता है, सेली कहा जाता है। इसके अलावा अगर और चित्रों की बात करें तो शरीर पे भी कई बार पुराने जमाने के लोग देखे हो, हमारे दादा दादी, है ना, उनके शरीर पे कुछ ना कुछ, है ना, जिनको आजकल आप क्या बोलते हैं, टैटू बोलते हैं, तो वो लोग क्या बोलते थे, ये क्या है, गोदना। तो शरीर पर बनने वाले जो चित्र होते थे, शरीर पे जो चित्र बनते थे उनको क्या बोलते थे, गोदना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोदना कहा जाता था। इसके अलावा दीवार पे बनाए जाने वाले जो चित्र, रसोई घर की दीवार, रसोई घर की दीवार, दीवार पे जो चित्र बनते थे उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे नात या टुपुक चित्र। क्या बोलते थे, नात या टुपुक चित्र कहा जाता था। रसोई घर की दीवारों पे बनने वाले चित्रों को नात या टुपुक चित्र कहा जाता है। इसके अलावा बुरी आत्माओं से बचने के लिए, बुरी आत्माओं से बचने के लिए क्या बनता था, शिव। ठीक है, मंडप पे कौन सा चित्र बनता है, खोड़िया। क्या बनता है, खोड़िया। प्रवेश द्वार पे कौन सा चित्र बनाया जाता है प्रवेश द्वार पे माली, माली मत लिखना, कौन से, माली, प्रवेश द्वार पे बनाया जाता है माली।
इसके अलावा अगर बात करें तो जन्म कुंडली, जन्म कुंडली है ना, तो जन्म कुंडली पे कौन सा चित्र बनता है? जन्म कुंडली पे देखे ना पंडित जी ने बढ़िया से ऐसे ऐसे घुमा घुमा फूल फाल वगैरह सब बना रखे रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? तो जन्म कुंडली पे जो चित्र बनते हैं, है ना। चलो जी, अब आप लोगों का भी समय आ चुका है ना जन्म कुंडली दिखाने का, है ना। ठीक है, हाँ। तो जन्म कुंडली, तो जन्म कुंडली पे चित्र कौन सा बनता है? पोथी। क्या बनता है? पोथी बनते हैं, तो जन्म कुंडली पे पोथी बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे राज्य में कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं, तो इन चित्रों को भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे अच्छे से। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ, और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का जन्म किस जनपद में हुआ है? तो किस जनपद में हुआ है? तो ध्यान रखना, इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में, काफली धार करके एक स्थान पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, टिहरी गढ़वाल 1948। मंगलेश डबराल हमारे उत्तराखंड के एक प्रमुख क्या है? साहित्यकार हैं, तो इसलिए इनकी रचनाएं भी क्या हो जाती है? बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। इनकी रचनाएं बताओ, कई बार बता चुका हूं मैं, बताओ इनकी रचना, बताओ, है ना, इनकी रचना। अब जिस हिसाब से आपको एक याद भी नहीं है ना, अब तो लगता है सीधे घर का रास्ता देखना चाहिए आपको। क्या देखना चाहिए? घर का रास्ता। तो एक तो यही है, घर का रास्ता। जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको एक भी याद नहीं है, तो कुछ दिन के बाद घर का रास्ता देखना पड़ सकता है ना। ठीक है, तो एक जो रचना है इनकी वो यही है, और उसने आपको सोच के ही बनाई है रचना। ठीक है, जब कुछ नहीं होगा तो घर का रास्ता देखना पड़ेगा, है ना। दिक्कत तब ये घर वाले भी आने नहीं देंगे ना, भेजा था कोचिंग लेने, सरकारी नौकरी लगेगी, पर कहाँ का सरकारी नौकरी, है ना। घर का रास्ता, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो है कुछ और ढूंढने जाओगे, है ना, और भी क्या लेकर के? लालटेन लेकर के। ठीक है, तो अगली रचना कौन सी है? पहाड़ पर लालटेन। सोच रहे नहीं बनाना कुछ तो बना, पहाड़ पर लालटेन। ठीक, पहाड़ पर लालटेन, तो दूसरी रचना क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहाड़ पर लालटेन। फिर आपने सोचा, आपने क्या सोचा? आपने ये सोचा कि हम जो देखते हैं वो कुछ नहीं हुआ, है ना हम जो देखते हैं वो कुछ नहीं हुआ, तो इनकी अगली रचना क्या है? हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं है, ना, यही, हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं। तो अगली रचना इनकी है, हम जो देखते हैं। ठीक है, और इसी के लिए इनको 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है? 2020 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इनको एक और रचना मिली कि मुझे दिखता एक मनुष्य, मुझे दिखता एक मनुष्य, मुझे दिखता एक मनुष्य, तो ये भी इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, मुझे दिखता एक मनुष्य। इसके अलावा एक और लास्ट रचना लिख देना इनकी, और जो ये रचना है वो कौन सी है? कवि की रोटी, कवि की रोटी। चलो जी, तो ये मंगलेश डबराल की कुछ महत्वपूर्ण क्या है? रचनाएं हैं। मंगलेश डबराल की सारी रचनाएं आप याद रख लोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। उत्तराखंड में नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में लिखित में से कौन से उद्यान आते हैं? तो बताओ कौन कौन से उद्यान आते हैं? तो देखो, नंदा देवी में, आसान सा प्रश्न है, नंदा देवी आपका कहां पे? चमोली में मुख्य रूप से। ठीक, चलो जी, और आरक्षित की बात करें तो इसमें एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और दूसरा आपका फूलों की घाटी। तो एक और तीन है कहीं, तो एक और तीन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय पार्क कई बार हो चुका है। राज्य में संगत फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से अरोमा पार्क नीति कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? 28 सितंबर 2018 में लागू किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, देखो 2018 में ही हमारे उत्तराखंड में कई सारी नीतियां आई हैं, जैसे उत्तराखंड स्टार्टअप नीति, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति। ठीक है, इसके अलावा कौन सी आई है? पिरुल नीति, पिरुल नीति आई है। इसके अलावा और कौन सी आई थी? पर्यटन नीति। कौन सी आई है? पर्यटन नीति हो गया। पर्यटन नीति के अलावा आपकी कौन सी है? राइट ऑफ वे नीति, राइट ऑफ वे नीति, राइट ऑफ वे नीति हो जाएगा। इसके अलावा आयुष नीति, इसके अलावा आयुष नीति हो जाएगा। आयुष नीति के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति हो जाएगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी
नीति हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण नीतियां हैं जो 2018 में आपकी आई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी उत्तराखंड में पाई जाती है? बेलाडोना मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पहले बेलाडोना की खेती की शुरुआत हुई थी, है ना। भेकल है, बिल्कुल है ना। इससे क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है, जो किस में काम आता है? गठिया रोग में काम आता है। ठीक, उसके अलावा चिंगारू घिंगारू हाँ घिंगारू होगा ये, ठीक है, चिंगारू नहीं है ये, क्या है? घिंगारू। और घिंगारू का यूज, घिंगारू जो है, जिनका हृदय खराब है, जिनका दिल टूटा है, वो क्या कर सकते हैं, है ना ठीक है, जिनका दिल टूट गया है तो घिंगारू खा सकते हैं। ये हृदय के लिए क्या होता है? बहुत बढ़िया होता है ना। तो यानी कि सी वाला भी ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, तालुका सांकरी परियोजना कहाँ है? तो ये आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। ठीक है, कहां पे हो जाएगा? उत्तरकाशी में। भीम गुफा कहां स्थित है? तो भीम गुफा कहां है? केदारनाथ में स्थित है। कहां पर है? केदारनाथ में स्थित है। असंगत युग्म का चयन कीजिए जरा, करो भाई असंगत युग्म का चयन। सबसे पहले कुड़िन्नों की प्रथम राजधानी कालकूट थी या कलकूट? ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बात है। कलकूट किसका नाम हुआ करता था? कालसी का पुराना नाम हुआ करता था, और इसी को शुद्ध नगर भी बोलते थे। इसके अलावा महाभारत में कुड़िन्नों को क्या कहा गया? द्विज कहा गया, तो द्विज भी बिल्कुल ठीक है। कुड़िन्नों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न हो जाएगा। ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है। अमोद भूति शासक था, चंद्रवंश का था? किसका था? किसका था फिर? चंदों का नहीं था तो है, ये मत बोला हमारा राजा था वो। किसका था? हाँ, ये किसका था? अरे ये भी तो कुड़िन्नों का ही राजा था। कुड़िन्द राजा था आपका अमोद भूति, सबसे शक्तिशाली राजा। तो यानी कि ये वाली बात गलत हो जाएगी, तो ये आपका क्या? असंगत है। अब बात यहाँ पे किसकी चल रही है? तो बात यहाँ पे चल रही है कुड़िन्नों की चल रही है ना। तो इसीलिए कुड़िन्द के बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कुड़िन्नों की बात करें तो देखो, जो कुड़िन्द है, इन्होंने पहली बात तो ये हमारे उत्तराखंड में शासन कब किया? तो कब किया था? शासन कब किया था? तो इन्होंने उत्तराखंड में शासन किया था 200 बीसी से लेकर के, और कब तक? 300 एडी के बीच में, है ना। यानी कि 200 बीसी मतलब बिफोर सेंचुरी, ईसा पूर्व से लेकर के, और 300 ईस्वी, तो कितने साल हो जाएंगे? 100 साल मत कर देना कहीं, 200 के बाद 300 आ गया, 100 साल ही राज किया। अरे 100 साल नहीं, ये तो लगभग 500 साल हो जाएगा ना। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा ध्यान रखना, देखो कुड़िन्द जो है, इसे हमारे उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता है। प्रथम क्या माना जाता है? राजनीतिक शक्ति माना जाता है, प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमें कुड़िन्नों की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। इनका कोई साहित्यिक स्रोत मिलता नहीं है। साहित्यिक स्रोत का मतलब कोई किताब नहीं मिलती है, या किसी किताब में इनकी जानकारी नहीं मिलती है। इनकी जानकारी मिलने का एकमात्र स्रोत क्या है? कॉइन्स, सिक्के। हमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं, और उन सिक्कों में बार बार कुड़िन्द वगैरह लिखा हुआ था, तो इसलिए हमें ये पता चला कि हमारे उत्तराखंड में इस समय पर कुड़िन्द लोग क्या करते थे? शासन करते थे। अब जो कुड़िन्द कॉइन्स मिले वो हमें अलग अलग जगह से मिले, जैसे टिहरी गढ़वाल में जो इनके सिक्के मिले हमें, टिहरी गढ़वाल के कहां से मिले हैं? थत्यूड़ से मिले हैं। थत्यूड़ या इसी को क्या मतलब अठूड़, अठोर पट्टी से मिले। वहीं अगर बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के एक स्थान पड़ता है आपका क्या? भेड़ गांव, और दूसरा है श्रीनगर के पास में पड़ता है आपका क्या? सुमाड़ी गांव। ठीक है, भेड़ गांव और सुमाड़ी गांव से क्या मिला हमें? इनके सिक्के प्राप्त हुए। इसके अलावा उत्तरकाशी से बात करें तो उत्तरकाशी से हमें कहां से मिले? देवी ढूंगा से। उत्तरकाशी के देवी ढूंगा गांव से जो है हमें क्या मिले? इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इनके सिक्के जो है हमें कहां से प्राप्त होते हैं? बागेश्वर के कत्यूर घाटी से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? कत्यूर घाटी से इनके हमें क्या मिले? सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, अब सिक्के जो हमें अलग अलग जगह से इनके सिक्के प्राप्त हुए ना, तो हर सिक्के की थोड़ा क्या था, थोड़ा सा हर सिक्के में क्या था, थोड़ा अलग प्रकार था। कुछ सिक्के हमें एक जैसे मिले, कुछ एक जैसे मिले, और कुछ एक जैसे मिले। इसी आधार पे हमने इन सिक्कों को 3 भागों में डिवाइड किया है ना। तो इनके सिक्के कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो एक प्रकार के जो सिक्के थे उनको बोला हमने अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। दूसरे प्रकार के जो सिक्के कहे गए उनको क्या कहा गया? छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। और तीसरे प्रकार के जो सिक्के थे उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया अमोद भूति प्रकार के सिक्के। अमोद भूति प्रकार के सिक्के हो जाएंगे।
तीनों सिक्कों में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या था, थोड़ा बहुत, ज्यादा डिफरेंस तो कुछ नहीं था। अल्मोड़ा सिक्कों की बात करें, देखो यहाँ पे जिस लिपि का प्रयोग किया गया वो लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मी। छत्रेश्वर में भी कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया था। अमोदभूति में भी ब्राह्मी था, लेकिन ब्राह्मी के साथ एक और कौन सी थी, खरोष्टी। कौन सी लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मी ब्राह्मी और उधर कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मी प्लस खरोष्टी। वहीं अल्मोड़ा में बात करें तो जो ये आपके सिक्के मिले कैसे, तांबा, ये भी कैसा मिला है, तांबा। लेकिन यहाँ पे तांबा तो मिला ही है, साथ में तांबा प्लस आपकी कौन सी हो जाएगी, रजत यानी चांदी की सिक्के प्राप्त हुए, है ना। तो ये थोड़ा बहुत क्या थे, इनमें डिफरेंस थी। इसके अलावा देखो जो अमोदभूति प्रकार के सिक्के हैं, इन सिक्कों में 5 आकृतियां भी मिली है। 5 आकृति, आकृति मतलब चित्र मिले, जैसे किसके, देवी के, ठीक है, नाग के, ठीक है, जैसे कौन कौन से मिला है, यहां से देखो अमोदभूति वाले में 5 आकृतियां मिली हैं। और ये 5 आकृतियां हैं, जैसे देवी का चित्र मिल जाएगा आपको, नाग का मिल जाएगा, इसके अलावा मृग का मिल जाएगा, स्वास्तिक, कौन सा हो जाएगा, स्वास्तिक हो गया, देवी, नाग, मृग, स्वास्तिक, और एक हिंदू धर्म में और एक कौन सा चिन्ह होता है, क्या बोलते हैं उसको, चक्र। कौन सा हो जाएगा, चक्र। ठीक है, तो देवी, नाग, मृग, स्वास्तिक और आपका चक्र हो जाएगा। तो ये 5 आकृतियां भी क्या हुई, हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखो कुड़िंदों की बात करें तो अल्मोड़ा सिक्कों से लगभग लगभग हमें 8 कुड़िंद राजाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है ना। अब ये 8 राजा कौन कौन से थे, तो ये भी याद रखोगे आप, है ना। 8 राजा, 8 कुड़िंद राजा कौन कौन से थे, तो एक था आपका कौन था, शिवपालित। कौन सा था, शिवपालित, कई बार आ जाता है पेपर में, ठीक है, शिवपालित हो गया। उसके अलावा शिवरक्षित, एक आपका शिवरक्षित है। एक आपका कौन सा है, शिवदत्त है। पहले तो शिव शिव वाले ही ध्यान रख लेना है ना, ठीक है। शिवपालित, शिवरक्षित, शिवदत्त, उसके बाद हरदत्त, ठीक है। इसके अलावा आसेक, एक आसेक है, एक है आपका गोमित्र, एक आपका कौन सा गोमित्र है। इसके अलावा विजयभूति, विजयभूति हो जाएगा, और एक आपका कौन सा हो जाएगा, अमोदभूति हो जाएगा। और जो अमोदभूति था वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, तो कुड़िंदों के बारे में क्या है, कुछ मोटी मोटी जानकारी है। ठीक, चलो जी, बार बार यहां से प्रश्न बनते रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आ जाए, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी। तो देखो किन की लोक भाषा पाली थी, तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो लोक भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए कि राजभाषा कौन सी थी, तो राजभाषा क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अंतर समझना भाई, ऐसा हो सकता है जैसे हमारी उत्तराखंड की राजभाषा क्या है, हिंदी, लेकिन अगर मेरी लोक भाषा पूछोगे तो गढ़वाली हो जाएगी। ऐसे कुमाऊं क्षेत्र में जाओगे तो क्या हो जाएगी, कुमाऊनी हो जाएगी। जौनसार क्षेत्र में जाओगे तो जौनसारी हो जाएगी। ये लोक भाषा, लोक भाषा का मतलब है कि लोग आपस में किस भाषा में बात करते हैं, है ना। चलो जी, तो कार्तिकेयपुर के राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत, और वही लोक भाषा थी क्या, पाली थी। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे राजा और संबंधित मंदिर। देखो त्रिभुवन राज ने कौन सा मंदिर बनवाया या कौन से मंदिर को भूदान किया, तो इसने व्याघ्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर देवता जो मंदिर है, इस मंदिर के लिए भूदान दिया था। निम्बर देव की बात करें तो निम्बर देव ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। अब विमान का मतलब नहीं, जहाज बनाए होंगे उसने, है ना, जहाज में समझना, विमान क्या, मंदिर, मंदिर का जो बीच का जो हिस्सा होता है, छत वाला जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं। ठीक है, इष्टगण देव की बात करें तो इष्टगण देव ने जागेश्वर धाम में जो आपको लकुलेश मंदिर, महिषमर्दनी और जो नटराज मंदिर है ना, जैसे आपके कौन से, महिषमर्दनी, नवदुर्गा महिषमर्दनी मंदिर। ठीक, इसके अलावा आपको कौन सा है, इसके अलावा नटराज मंदिर, जागेश्वर में है ना ये मंदिर, जागेश्वर धाम में बहुत सारे मंदिर है, उन्हीं में से आपका लोकलीस, महिषमर्दिनी, नटराज। ठीक है, इन सभी मंदिरों का निर्माण जो है इष्टगण देव ने करवाया, और वहीं भूदेव ने जो है बैजनाथ मंदिर में क्या दिया, अपना सहयोग दिया। तो 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, बस सी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 और 3। अगला प्रश्न आ जाओ। बाकी देखो कुछ और मंदिर देख लेते हैं जिनमें निर्माण करवाया था। अच्छा ये बताओ, जोशीमठ का नरसिंह देव का मंदिर किसने बनवाया, जोशीमठ का नरसिंह देव का मंदिर किसने बनवाया है, किसने बनवाया,
बसंत देव ने बनवाया, ठीक है। नरसिंह मंदिर जो है, नरसिंह मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था। नरसिंह देव ने नहीं ये गड़बड़ हो गया ना, बसंत देव ने, बसंत देव ने। वहीं बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसके समय माना जाता है? ललित शूरदेव के समय माना जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। कत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था? किस में बांटा गया था? तो कत्यूरी काल में प्रांतों को विषय और जिलों में बांटा गया था, है ना। और इस टाइम पे कई विषय आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे बताओ कौन कौन सी विषय थे? बताओ रे, कौन कौन से विषय थे? 5 विषय में बटा था ना, कार्तिकेय पुरुष। हाँ, कौन कौन सा था बताओ? एक था ऐशाल विषय, ठीक है, टंकणपुर, कार्तिकेयपुर, ठीक है, कार्तिकेयपुर हो जाएगा। इसके अलावा मायापुर, हाट हो जाएगा, ठीक है। 4 तो ये हो गया, और एक लास्ट आपका कौन सा है? अंतराग, एक आपका अंतराग हो जाएगा। तो ये 5 विषय में बटा हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ए और बी आपकी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है बताओ? हाट गांव ताम्रपत्र क्या चंदों से संबंधित है? हाट गांव ताम्रपत्र नहीं, ये किससे संबंधित है? कत्यूरियों से। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार नहीं, किससे? कत्यूरी हो जाएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र, पर्वताकार राज्य ब्रह्मपुर, क्या सही बात है? पर्वताकार बोला गया है, ब्रह्मपुर बोला गया है, बिल्कुल सही बात है ना। चलो, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश, क्या ये सही है? नहीं, किससे संबंधित है? कत्यूरी। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। कहां तक हुआ था? 46वां है ना। वर्षा के जल संरक्षण हेतु बनाए जाते थे, क्या बनाए जाते थे? वर्षा के जल संरक्षण हेतु क्या बनाया जाता था? गुल। अच्छा, हाँ, उसी गुल में बहाना मैंने अब आपको, है ना। हाँ। है गुल, गुल तो कूल गुल है ना, वो तो एक चीज होगी। पानी सिंचाई के लिए खाल हुआ करता था, क्या होता था? खाल। खाल क्या है? वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, आज भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे गड्ढा बना करके उसमें वर्षा का जल संरक्षित कर दिया। कई बार अब देखो नई चीजों में, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सरकार पॉलिथीन देती है, आपने गड्ढा बना दिया जमीन में, है ना, और उस गड्ढे के ऊपर ऐसे पॉलिथीन बिछा दी, तो बढ़िया से वहां क्या हो जाएगा? आपका पानी सेव हो जाएगा, है ना। उसको आप कृषि कार्य में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में उसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ये खाल हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा क्या कहलाता है? भूमि का कीचड़ युक्त हिस्सा क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं? सीमार बोलते हैं ना, सीमार या गजार या केदार। केदार भी कहा जाता है, सीमार भी कहा जाता है, गजार भी कहा जाता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बंजर भूमि को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आपके गांव में? उखड़ बोलते हैं। उखड़ तो बोलते हैं, ठीक है। उखड़ तो खेत हो गया ना, बंजर भूमि मतलब कहीं पे खेत नहीं है। सुने बांझो पड़ी बल कुड़ी, नहीं सुने आपने? हैं तुम्हारी कुड़ी बांझा पड़ी, ऐसे सुने? गाली देते ना, गांव में देती हैं लोग, महिलाएं, है ना। जब लड़ाई होती है आपस में, कितना मजा आता है कभी सुनना, है ना। जब दो महिलाएं आपस में, है ना, चिल्ला रही होती है, तो तब ऐसी गालियां दी जाती है ना। तो बंजर, बंजर भूमि आपको क्या बोलते हैं? इसको बांझो भी कहते हैं, ठीक। चलो जी, बाकी खेत अगर बंजर है तो उसको क्या बोलते हैं? उखड़ नहीं बोलते उसको। उखड़ कम उपजाऊपन वाला होता है, या जहां पे वर्षा की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से हेमंती नंदन बहुगुणा की पुस्तक कौन सी है? इंडियन नाइज होम, सी इज द राइट आंसर। और एक आवाज किसकी है? एक आवाज, एक आवाज किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। अमृत की बूंदें तो किनकी रचना है? अमृत की बूंदें किसकी रचना है? तो ये अगले ही प्रश्न में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। किसकी है? शिवानी की। हाँ, ये है विद्यावती डोभाल की, ठीक है। चलो जी, कविता है वैसे वो तो। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। व्यक्ति तो वो उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सबसे पहले विद्यावती डोभाल की बात करते हैं।
क्या विद्यावती डोभाल लेखक है? लेखक नहीं, लेखिका है वो। क्या है? लेखिका है ना, तो लेखिका लिखा है तो यानी कि सही सुमेलित है। विद्यावती डोभाल जो है ये पहली गढ़वाली लेखिका है। क्या है? पहली गढ़वाली, फर्स्ट गढ़वाली लेखिका, या आप कवयित्री भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं? कवयित्री भी बोल सकते हैं। विद्यावती डोभाल की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे अमृत की बूंदें। क्या है जैसे इनकी रचनाएं? अमृत की बूंदें, अभी बोला था ना, अमृत की बूंदें, अमृत की बूंदें हो जाएगा। दूसरी रचना है आपकी पगली का प्रलाप, पगली का प्रलाप, पगली का प्रलाप। और एक लिखना एवरेस्ट के देवता, एवरेस्ट के देवता। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। कबूतरी देवी की बात करें तो क्या कबूतरी देवी लेखिका है, गायिका है? बिल्कुल ठीक बात है। शालिनी शाह खगोलिया, खगोलिया है शालिनी शाह। खगोल मतलब जो खगोल से संबंधित है, नहीं तो क्या है? खगोली शाह। तो खगोली शाह ध्यान रखना। अच्छा, शालिनी शाह, खगोलीय शाह नहीं, शालिनी शाह। तो शालिनी शाह क्या है? क्या है? अभिनेत्री हैं। तो ध्यान रखना ये हमारे उत्तराखंड की पहली महिला निर्देशक है। ठीक है, पहली महिला निर्देशक है, ये पहली महिला निर्देशक है, पहली महिला निर्देशक, पहली महिला निर्देशक है। ये हमारे उत्तराखंड की पहली महिला निर्देशक है, शालिनी शाह। लेकिन ऐसे एक नाम आता है शालिनी नेगी, एक ये भी है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है शालिनी नेगी? शालिनी नेगी है किससे संबंधित? आपने हाँ बोला ना। हाँ। ये है वॉक रेसिंग से। वो सोच रहे मैंने क्यों बोला, है ना। वॉक रेसिंग, ठीक है, वॉक रेसिंग से संबंधित है, खिलाड़ी है भी, एक प्लेयर है। ठीक है, संदली देवी आपकी ढोल वादक हो जाएगी। तो यानी कि सी वाला यहाँ पे क्या था? गलत मिलान हो रखा था, बाकी सब ठीक है। अगला प्रश्न पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? वंदना कटारिया को सम्मानित किया गया। देखो, वंदना कटारिया एक इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर्स है, हमारी उत्तराखंड की रही है। अब तो खैर ये रिटायर हो चुकी है। कहाँ की थी वंदना कटारिया? तो ये हरिद्वार की। 2021 में इन्होंने लगातार 3 गोल मारे थे। और जब भी कोई चीज लगातार 3 बार हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है उसको? है हैट्रिक। क्रिकेट में सुना आपने, लगातार जब 3 विकेट ली जाती है 3 बॉलों पे, उसको क्या बोलते हैं? हैट्रिक लगा दी बोलो से, है ना। तो इन्होंने भी 3 गोल मारे थे, तो इसलिए ध्यान रखना इनको हैट्रिक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इनको हैट्रिक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, हैट्रिक गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी देखो, हरदयाल सिंह की बात करें तो हरदयाल सिंह भी क्या हुए हैं? एक हॉकी प्लेयर हुए हरदयाल सिंह भी। कमला रावत भी क्या हॉकी प्लेयर है। इसके अलावा हॉकी प्लेयरों की बात करें तो एक हॉकी प्लेयर है राजेंद्र सिंह रावत और ललित शाह। राजेंद्र सिंह रावत और ललित शाह। ये वो वाले ललित शाह मत समझना जो टिहरी रियासत के राजा थे, है ना। हाँ ठीक, तो देखो ये दोनों कहां से थे? नैनीताल से। ये भी क्या थे? आपके हॉकी प्लेयर थे। इसके अलावा आपके महिलाओं में बात करें तो एक सीता गुसाई, सीता गुसाई, सीता गुसाई। और सीता गुसाई कहां से थी? तो ये थी पौड़ी गढ़वाल से। ये पौड़ी गढ़वाल से थी सीता गुसाई। इनको 2002 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2002 में इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। 2002 में इनको क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। बाकी एक और महिला है जिनका नाम है मंजू बिष्ट। मंजू बिष्ट ये भी हॉकी प्लेयर है, जो कि कहां से? पिथौरागढ़ से। तो ये हमारे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्या है? हॉकी प्लेयर। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। हिंदी फीचर फिल्म, हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन पे आधारित है? कौन से? पता है? नहीं पता? चलो, ये है मीर रंजन नेगी। चक दे इंडिया एक फिल्म आई थी ना हॉकी, है ना, चक दे इंडिया, सुना है आपने? हाँ, चलो जी, देशभक्ति आ जाती है ना अंदर से, है ना। उस टाइम तो मन करता कि मेरे हाथ में भी अगर क्या होती, हॉकी का डंडा होता, मैं भी गोल करके आता, है ना।
ठीक है, ऐसे होते हैं। हाँ, बहुत प्यारी मूवी। निम्न में से किस छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल सब एरिया के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? देहरादून छावनी को जाना जाता है। 20 सही आंसर हो जाएगा। चलो जी। व्यक्ति को देखो, आपको पद्म भूषण अवार्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कब किसको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। पद्म भूषण अवार्ड सबसे पहले देखो, कमलेंदुमती शाह कब दिया गया? 1958 में दिया गया। कब दिया गया? 1958 ईस्वी में कमलेंदुमती शाह को क्या दिया गया? क्या दिया गया कमलेंदुमती शाह को? हाँ, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। कमलेंदुमती शाह की बात करें तो इनके बारे में एक और खास बात क्या है कि ये हमारे उत्तराखंड की है ना पहली महिला सांसद, टिहरी से भी पहली महिला सांसद हो जाएगी 1952 में, है ना। चलो जी, कमलेंदुमती शाह हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कुंवर सिंह नेगी, जिन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया था, इनको जो है कब मिलता है? इनको 1990 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड मिला। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद हैं, तो इनको 2005 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में क्या दिया जाता है? पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। तो देखो, एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, तो डी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब पिछले 4-5 साल में किसको मिला है, ये नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये नाम खूब चर्चाओं में रहते हैं तो इसलिए ध्यान रखना। 2019 में अगर मैं बात करूं तो 2019 में हमारी एक सबसे फेमस पर्वतारोही है, और ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही भी बनी है। उनका नाम क्या है? बछेंद्री पाल हो जाएगा। बछेंद्री पाल को जो है क्या मिलता है? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 2019 में। किस क्षेत्र में मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में। 2020 में हमारे एक पर्यावरणविद है जिनका नाम क्या है? अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी को जो है पर्यावरण के क्षेत्र में जो है क्या मिलता है? पद्म भूषण अवार्ड मिलता है। तो ध्यान रखना, इनको पर्यावरण व समाज सेवा, पर्यावरण व समाज सेवा में इनको क्या मिलता है? यह अवार्ड दिया जाता है। और ध्यान रखना, 2022 में भी एक व्यक्ति को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है, तो उनका नाम था विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी, विक्टर बनर्जी को 2022 में यह अवार्ड दिया गया। और विक्टर बनर्जी जो है, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, चलो जी। तो ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले हमारे राज्य से कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं। बाकी और लोगों को भी पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, इनके अलावा भी और लोगों को मिला है। अगला प्रश्न हटा दो, चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक कौन थे? सच्चिदानंद भारती। ध्यान रखना, इन्होंने कब? 1982 में दूधातोली विकास संस्थान की स्थापना करी, और 1989 में इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। आंदोलन का नाम क्या था? हाँ, कौन सा आंदोलन था? उपरे खाल आंदोलन। हाँ, पानी राखो आंदोलन। ठीक है, और पानी राखो आंदोलन ये पौड़ी गढ़वाल के उफरे खाल में चलाया गया। उफरे खाल में चलाया गया। ठीक, चलो अगला प्रश्न। श्रीनगर गढ़वाल को नवा नगर निगम कब घोषित किया गया? तो श्रीनगर गढ़वाल को नवा नगर निगम घोषित किया गया 31 दिसंबर 2021 में घोषित किया गया। ठीक है, और जब इसको घोषित किया गया तो ये हमारे उत्तराखंड का नवा नगर निगम बना 2024 में। ठीक है, नगर निगमों के चुनाव से पहले, 2025 में नगर निगमों के चुनाव है, उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने 2 और नए नगर निगम बनाए, है ना। और ये 2 नए नगर निगम कौन कौन से थे 2024 में? ध्यान रखना, तो एक आपका अल्मोड़ा नगर निगम हो जाएगा, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। ये 2 नए नगर निगम बने हैं। तो अब कुल नगर निगमों की संख्या कितनी हो चुकी है? 11 नगर निगम हो चुके हैं। नए नए नगर निगम है, तो इसलिए हो सकता है करंट अफेयर के हिसाब से नगर निगमों के मेयर कौन बने हैं, वो प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना। अब जैसे श्रीनगर गढ़वाल की जो नगर निगम मेयर है, या जो पहली नगर निगम मेयर बनी है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आरती भंडारी। उनका नाम क्या है? आरती भंडारी। उनका नाम क्या है? आरती भंडारी। ये याद रखना है भाई, आरती भंडारी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से महिला भी है तो इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं अल्मोड़ा में बात करें तो अल्मोड़ा के पहले नगर निगम मेयर कौन बने हैं? तो उनका नाम है अजय वर्मा। उनका नाम क्या है? अजय वर्मा जी।
अजय वर्मा हो जाएगा। और वहीं अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में जो मेयर बनी है उनका नाम है कल्पना देवलाल। कल्पना देवलाल हो जाएगा, राइट। चलो जी, तो साथ में देखो इन मेयरों के नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि नए नगर निगम है इसलिए भी चर्चाओं में थे, और हाल में चुनाव भी हुए हैं तो इसलिए भी चर्चाओं में। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? गढ़वाल का बारदौली किसे कहते हैं? गुजड़ों को कहते हैं। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहते हैं। दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर। ठीक है, तो उपयुक्त आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, बीसी साहब उपनाम से जाने जाते हैं कौन? कौन हो जाएंगे? दरबान सिंह नेगी हो जाएंगे, है ना। बीसी विक्टोरिया क्रॉस, वीसी, ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस हो जाएंगे ना। चलो जी, तो ये आपके ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ। कौन सा युग्म सुमेलित है? हल्दा पानी गोपेश्वर में है, सही बात है। बंजा पानी, बंज पानी, ये भी ठीक है। उखीमठ, केला पानी केदारनाथ, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त सही, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में अनमापक है, तो तामी ध्यान रखना, तामी क्या है? अनमापक है, ए सही हो जाएगा। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। वैसे कई लोग थक चुके हैं, है ना, हालत खराब होगी, है ना। चलो जी, कोई बात नहीं। यमुना एवं हिरण्यबाहु नदी का संगम स्थल कौन सा है? तो ये आपका खरसाली है। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर मैं लाखा मंडल की बात करूं तो लाखा मंडल में किन नदियों का संगम होता है? एक है आपकी यमुना और दूसरी आपकी रिखनाड़ नदी। ठीक है, रिखनाड़ नदी हो जाएगा। नेटवाड़ में बात करें तो नेटवाड़ में किसका संगम होता है? नेटवाड़ में होता है रूपिन और प्लस सुपिन नदी का क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये आपके सेट नंबर 77 का क्या था? सॉल्यूशन था। ठीक है, चलो जी, बार बार प्रश्नों को रिवाइज करो, पढ़ो। जो प्रश्न आपको, जैसे मान लो आपको 15 प्रश्न नहीं आए हैं, तो आज आपको इसी 15 प्रश्नों पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, ये नहीं कि जो प्रश्न आता है उसी को दोबारा तिबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो तब तो कहां समय मिलेगा। जो 10 प्रश्न आपको नहीं आए, उन 10 प्रश्न पे ध्यान देना है, उन्हीं पे आपको हाईलाइट करना है, ताकि आप जब अगली बार, है ना, पेपर को क्या करोगे? रिवाइज करोगे, तो पहली नजर उन्हीं पे जानी चाहिए आपकी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।